लोकसभा चुनाव के 5वें दौर का आज मतदान हो रहा है। ये मतदान 8 प्रदेशों में हो रहा है, जिसमें 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज कई बड़े नाम मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला होना है। और इन नामों में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, लखनऊ से अमेठी से स्मृति ईरानी हैं, रायबरेली से राहुल गांधी हैं, मुंबई में नॉर्थ से पीयूष गोयल हैं, चिराग पासवान हाजीपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये कुछ बड़े लोग हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। कुल मतदाता 8 करोड़ 80 लाख हैं इस फेज में, जिनमें 4 करोड़ 20 लाख से थोड़ी ज़्यादा महिला मतदाता हैं और करीब 95,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मुंबई की बात चलते हैं, पहले आपको मुंबई लिए चलते हैं। मुंबई में भी आज मतदान चल रहा है, जहां आम लोगों के साथ सितारे भी मतदान करने के लिए पहुंचे। आपको ये भी बता दें कि आज महाराष्ट्र की सभी सीटों पर मतदान 48 सीटों पर खत्म हो जाएगा 5 चरणों में। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की सीट जो है, एक मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुजाता ने। महाराष्ट्र के अंतिम और 5वें चरण के चुनाव में आज मुंबई की 6 अहम लोकसभा सीटों पर चुनाव किया जाने वाला है, जिसमें मुंबई के तमाम लोग मतदान करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट, जिसमें बीजेपी के उज्जवल निकम और कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ को फील्ड किया गया है, इन दोनों ही पार्टी में से, और इन दोनों ही लीडर जो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए लीडर्स इन्हें हालांकि माना जा रहा है। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की तैयारियाँ यहाँ पर आपको नजर आएंगी बांद्रा वेस्ट के सेंट एंड स्कूल में, जहाँ पर चुनाव को लेकर, और साथ ही क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटीज भी आते हैं, उनके वोटिंग को देने को लेकर यहाँ पर जो पूरी तैयारियां हैं वो की जा चुकी है। ऐसे ही तमाम पोलिंग बूथ्स पर अरेंजमेंट किए गए हैं कि एक और सेलिब्रिटीज, दूसरी ओर जो आम आदमी हैं उनके लिए भी ऐसे बैठने के अरेंजमेंट है। साथ ही गर्मी का तापमान को देखते हुए यहाँ पर पानी की फैसिलिटीज जो है वो भी अवेलेबल कराई गई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो तमाम जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर मतदान करना क्यों ज़रूरी है और साथ ही कैसे करना है, इसको लेकर जो है यहाँ पर लोग अब कुछ ही समय में आना शुरू हो जाएंगे। और जैसा कि अगर आप देखें यहाँ पर ईवीएम मशीन्स जो हैं वो कल ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी और तमाम जो चुनाव। और सीधे हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो अमेठी की तस्वीरें हैं, और केंद्रीय मंत्री जो है स्मृति ईरानी लाइन में है, अभी दिखाई देगा इस तस्वीर में। वो अपने वोट डालने के लिए दिख रही हैं, वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वोट डालने के लिए जो है स्मृति ईरानी पहुंची हैं, केंद्रीय कपड़ा मंत्री। स्मृति ईरानी ने इस सीट पर पिछली बार राहुल गांधी को चुनाव हराया था। 2019 में करीब 55,000 वोट का अंतर रहा था। राहुल गांधी इस बार अमेठी के बजाय पड़ोस की सीट रायबरेली से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रायबरेली में भी वोटिंग आज ही होनी है, लेकिन स्मृति ईरानी की तस्वीरें खास हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने गांधी परिवार के गढ़ में सेंध लगाई थी। 14 का चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन तब हार गई थी। 19 का चुनाव लड़ी और जीती और राहुल गांधी को हराया। और इस बार उनके खिलाफ जो है किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, रिपोर्ट दिखा रहे थे। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आज 5वां फेज है और वोटिंग खत्म हो जाएगी। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए, विजय चोरमोरे साहब भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। और विजय चोरमोरे साहब, संदीप शास्त्री भी हमारे साथ हैं। विजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप बताएं, ये इस चरण के बाद आपका क्या आकलन है महाराष्ट्र के लिए? देखिए, महाराष्ट्र इस बार एक बात मैं बता सकता हूँ कि केंद्र की सरकार बनाने में महाराष्ट्र की अहम भूमिका रहेगी। कौन सी भी बाजू में हो, मगर महाराष्ट्र अहम भूमिका निभाएगा केंद्र की सरकार बनाने में। पिछली बार 42 सीटें एनडीए को थी, मगर बीच में बहुत सारी राजनीति घट गई है। जो शिवसेना स्प्लिट हो गए, एनसीपी स्प्लिट हो गए, एनडीए और महाविकास आघाड़ी खेमे अलग अलग बन गए हैं। और इस बार महाविकास आघाड़ी ने एनडीए के सामने, महायुति के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जब से विदर्भ से पहला चरण शुरू हुआ, तब से कुछ हवा बदलती नजर आ रही। और मुंबई आज जहां चुनाव हो रहा है, मुंबई में देखिए पिछले 2 बार 2014 और 2019 में 6 में से 6 सीटें एनडीए के गठबंधन के हाथ में थी। मगर इस बार यहाँ आधे से ज्यादा सीटों पर महाविकास आघाड़ी जो इंडिया आघाड़ी है, इंडिया आघाड़ी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। मुंबई में जो दूसरी बात, 2009 में यहाँ कांग्रेस की 6 सीटें थे और उसके बाद 2014 में 0 पर आ रही। इस बार कांग्रेस अपनी जो जमीन मुंबई से खिसक गई थी पैर के नीचे से, वो फिर वापस शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लाने की कोशिश कर रहे हैं।
2 सीटें मिली है कांग्रेस को यहाँ से। कांग्रेस 3 सीटें चाहती थी मगर 2 सीटें मिले, उसमें भी एक सीट है जो पीयूष गोयल की सीट है, जो कांग्रेस को मिलने की संभावना कम है। मगर एक जो अब आपके रिपोर्टर ने बताया जो नॉर्थ सेंट्रल की सीट है, उस सीट पर कांग्रेस की जीतने की बहुत बड़ी संभावना है। वहां से वर्षा गायकवाड़ खड़े है और बीजेपी ने वहां से जो मुंबई बम ब्लास्ट के में सरकार की तरफ से लड़े थे उज्ज्वल निकम को वहां से टिकट दिया है और ये बहुत दिलचस्प सामना है। मगर वहां का जो गणित है वो गणित वर्षा गायकवाड़ के पलड़े में ज्यादा दिख रहा है। संदीप शास्त्री जी, आप क्या कहेंगे महाराष्ट्र के बारे में? आज चुनाव खत्म हो जाएंगे वहां। हमारे दोस्त ने काफी विस्तार से जिक्र किया है कि परिस्थिति कैसे है मुंबई में। जैसे आपने कहा मुंबई महाराष्ट्र का चुनाव का अंतिम चरण में है एंड वो बहुत ही सहज है कि मुंबई अंतिम चरण में आए, क्योंकि मुंबई शायद फैसला करेगा कि किस तरफ महाराष्ट्र का रुझान जाएगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं सुमित जी और मनोरंजन जी, आज जिन 13 सीटों पे महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है उनमें से 11 सीटें पिछली बार एनडीए ने जीते थी और इस बार जिन सीटों पे शिवसेना के जो 2 गुट हैं उनके उम्मीदवार खड़े हुए हैं वहां बहुत ही एक टफ कंपटीशन दिखता है और वहां फैसला होगा कि कौन सी गुट, शिवसेना की कौन सी गुट ऑफिशियली लोग स्वीकार करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक गुट को स्वीकार किया होगा और वो लीगल एस्पेक्ट पे जा रहा है, पर पॉपुलर वोट क्या है, कौन सी सेना असली सेना है। और ये भी ध्यान में रखिए आज का चुनाव केवल मुंबई में नहीं हो रहा है, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहा है और ठाणे डिस्ट्रिक्ट शिंदे जी का गढ़ माना जाता था। वहां पे भी क्या होगा वो भी हमें बहुत ही केयरफुली देखना पड़ेगा ठाणे डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से ट्रेंड आएगा। निष्ठा जी, सवाल आपसे वही है, असली शिवसेना और असली एनसीपी दोनों के टुकड़े होने के बाद पहली बार चुनाव में दोनों कूदे हुए हैं, आमने सामने की लड़ाई है। अजीत दादा पवार वर्सेस शरद पवार, एकनाथ शिंदे वर्सेस चलिए पहले स्मृति ईरानी कुछ बोल रही है, वोट डालने के बाद वो सुन लेते हैं। सहभागी और सहयोगी होने वाले हर भारतीय को आज इस लोकतंत्र के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सर्वप्रथम प्रेषित करती हूं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने गौरीगंज में अपने गांव में विकसित भारत के संकल्प के साथ कुछ टेक्निकल इशू है, लाइव फीड में प्रॉब्लम आ रही है। हम कोशिश करेंगे जैसे ही उनका बयान पूरा आता है आपको सुना पाएं। स्मृति ईरानी ने वोट डाला है गौरीगंज में, अमेठी में, और उसके बाद हम मुंबई पे बात कर रहे थे। निष्ठा मेरे साथ। निष्ठा, सवाल यही था कि दो एनसीपी 2 शिवसेना हमने देखी एक साथ। आपको क्या लगता है कि किसका चुनाव ज्यादा इस वक्त तय कर पाएगा कि उद्धव ठाकरे के साथ पब्लिक है या स्मृति ईरानी के साथ? स्मृति ईरानी के पास चलते हैं पहले। ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। मैडम ये बताइए, प्रत्याशी बदल गया है अमेठी का। तो आप सुन रहे थे स्मृति ईरानी को। जो सवाल था निष्ठा जी सुमित का, पूछना चाह रहे थे कि ये चुनाव तय करेगा महाराष्ट्र में कि विरासत का वारिस कौन है। देखिए, अभी जो मेरे सहयोगी ने जो बात कही थी कि इस बार शायद महाराष्ट्र तय करेगा कि सरकार केंद्र में किसकी बनने वाली है। लेकिन देखिए, मैं एक चुटकी लेना चाहती हूँ यहाँ पे, और क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने बड़ा इंटरप्ट कर दिया आपके महाराष्ट्र वाले सवाल को तो सीधी सी बात है, मुझे लग रहा है महाराष्ट्र को थोड़ा सा जेलसी फील हो रही है कि हर बार उत्तर प्रदेश होता है जब भी केंद्र की राजनीति की बात होती है। इस बार हम भी जरा कुछ दिखाएंगे अपना, और क्योंकि हम यूपी वाले हैं तो हम बड़ा देख रहे हैं, अच्छा तुम कैसे कर लोगे। बट हम काफी रोमांच है इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में कि शिवसेना कौन सी असली है, कौन सी नकली है, कौन सी एनसीपी असली है, कौन सी नकली है। लेकिन जो वोटर है, जो मतदाता है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा परेशान हो गया
गया है। इसीलिए इस बार हमने जो देखा कि महाराष्ट्र में जो वोटर टर्नआउट है वो बड़ा लेस देन सेटिस्फैक्टरी रहा है। और मुंबई की तो खैर, मतलब मुंबई के बारे में तो जो कहा जाए वो ही कम है। लोग लॉन्ग वीकेंड मनाने चले जाते हैं, ये हमेशा हमने देखा है, और इस बार भी कुछ ऐसा बदलाव नहीं आ रहा है। मतलब वोटिंग परसेंटेज अभी जब आएगी तो शायद उस पर ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं हम, लेकिन ऐसा अभी भी कुछ ऐसा बदलने नहीं वाला है। यहाँ पे आपने मनोरंजन जी जो बात पूछी थी कि क्या ये फैसला, मतलब मतदाता किसकी तरफ होगा। मतदाता हमेशा ना हमें अंडरडॉग की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पे कमाल की बात ये है कि दोनों ही पार्टीज अपने आप को अंडरडॉग की तरह ट्रीट कर रहे हैं। दोनों फैक्शंस अपने आप को अंडरडॉग की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया। उधर बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि भाई मैंडेट तो हमारा था, उसके बाद में आपने अलायंस तोड़ के आप दूसरी तरफ चले गए। यहाँ बोल रहे हैं हमसे हमारा सिंबल छीन लिया गया। तो मतदाता जो है थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। एक लास्ट कमेंट चाहूंगा विजय चोरमारे साहब, विरासत का वारिस कौन बनेगा? देखिए, विरासत का वारिस का फैसला इस चुनाव में नहीं होने वाला है, क्योंकि विरासत के वारिस का फैसले के लिए हमें 4-5 महीने विधानसभा इलेक्शन तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मर्यादित सीटें दोनों पार्टियां यहाँ लड़ रही है। इसे विरासत का वारिस चुन नहीं सकता। और मुंबई की बात कही तो मुंबई में बीजेपी का वोट परसेंट ज्यादा है, इसलिए अगर कुछ फैसले शिंदे के शिवसेना के साथ गए तो भी वो उनके साथ वोटर्स है ऐसा नहीं माना जा सकता, वो बीजेपी का वोटर्स है। इसलिए विरासत मेरे ख्याल से चौबे साहब, अब आज वोटिंग हो ही रही है, हमको 4 जून तक का इंतजार कर लेना चाहिए, सब तस्वीर साफ हो जाएगी। महज 10-12 दिन की बात और रह गई है कि किसके पक्ष में कितना वोट गिरा या गिर रहा है। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद ये बड़ी कवरेज जारी है। बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसे कि हमने बताया आपको, 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान चल रहा है, और उन 49 सीटों में उत्तर प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, और बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी है। उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें आज लगी हुई हैं, क्यों बाबा? जी हाँ, क्योंकि वहां पर काफी 2 केंद्रीय मंत्री हैं, वहां से राजनाथ सिंह जी हैं, और अभी आपको हमने स्मृति ईरानी को दिखाया, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है गौरीगंज में, अमेठी की जो एक जगह है वहां पर। और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। कितना महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में अपने टैली को बरकरार रखना बीजेपी के लिए इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश हमेशा केंद्रीय राजनीति के लिए बहुत ही एक अहम राज्य रहा है, चाहे कोई भी सरकार बनी है। वो मतलब एक मेकर एंड ब्रेकर स्टेट वाली जो एक पोजीशन है वो बरकरार रखे हुए है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि 2014 के बाद में 19 में जो डिप आया था थोड़ा, वो इस बार कम से कम उतना तो कायम रहे बीजेपी, अगर उससे बढ़ा नहीं पाते हैं आगे तो। लेकिन यहाँ पे बहुत तरह तरह की बातें हो रही हैं कि भाई इस बार इंडिया अलायंस के काडर भी ज़मीन पर दिख रहे हैं, और आरएसएस के काडर जो हैं वो शायद नाराज़ हैं, या एक कोई कास्ट है पर्टिकुलर जो ठाकुर की बात हो रही है यूपी में कि वो इस बार नाराज़ हैं, या योगी के खिलाफ थोड़ी नाराज़गी है। तो ये सारे फैक्टर्स चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सीधा सीधा गणित है यहाँ पे, कि जितना बड़ा स्विंग चाहिए दूसरी पार्टी के जो सेकंड बेस्ट कैंडिडेट होता है, वो एक इतना बड़ा मार्जिन था 2019 में कि उसको कवर करना, लेकिन इस बार मुश्किल है। संदीप शास्त्री जी, सवाल मेरा आपसे, इस बार कॉम्बिनेशंस बदले हैं। पिछली बार सपा बसपा एक साथ थी उत्तर प्रदेश में, इस बार कांग्रेस सपा के साथ है, और सपा ने भी इस बार जो टिकट बांटे हैं बहुत ही क्रिटिकल तरीके से, जो उन्होंने पीडीए का नारा दिया है, और बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी और ईबीसी को वोट अपना कैंडिडेट बनाया है। इस गणित को आप कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव में? जैसे आपने कहा सुमित, सामाजिक गणित इस बार बहुत ही महत्व का गणित होगा। सपा पीएसपी दोनों एसपी पीएसपी इस बार साथ में नहीं लड़ रहे हैं, तो बीएसपी का वोट क्या बीएसपी अपने साथ रख सकेगा? जो 12% वोट है, क्या अपने साथ रख सकेगा? क्या वो वोट अगर ट्रांसफर हुआ तो बीजेपी को ट्रांसफर होगा या सपा का ट्रांसफर होगा, उस पे काफी निर्भर है। और ध्यान में रखे, पिछली बार 14 सीटें जहां इस बार चुनाव हो रहे हैं आज, उनमें से 13 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीते थे।
सो उन 13 सीटों को उनको सेफ रखना पड़ेगा अपने साथ। और रायबरेली का एक सीट भी है इस बार चुनाव में, जहां एक बहुत ही अहम फैसला होगा कि क्या वो सीट कांग्रेस के साथ ही रहेगा कि बीजेपी वो सीट छीन सकेगी, ये भी आज फैसला होगा। सो उस कारण से उत्तर प्रदेश में आज जो चुनाव हो रहा है बहुत ही अहम चुनाव है। और बीजेपी की एक रणनीति होगी उत्तर प्रदेश में कि उत्तर भारत में अगर कोई राज्य है जहां हम हमारा नंबर ज्यादा कर सके, बीजेपी को लगता है शायद ये उत्तर प्रदेश ही है, इसलिए उतना एम्फेसिस उत्तर प्रदेश राज्य पे इस बार बीजेपी ने डाली है। और दूसरी तरफ सपा कांग्रेस का अलायंस, उससे कुछ क्या बदलाव आ सकता है वो भी आज के चुनाव में देखने को हमें मिलेगा। इसी बीच में जो है वो आंकड़े आ गए हैं 10 बजे तक के, अभी 9 बजे तक के जो पोलिंग के आंकड़े थे उसके अनुसार 10.3% जो है वो पोलिंग हुई है, जो पिछले बार के मुकाबले जो है वो कम है। पिछले बार इसी वक्त में 9 बजे तक 11.9% पोलिंग हुई थी। यानी पिछली बार के मुकाबले अभी जो वोटिंग की रफ्तार है वो धीमी। हम एक बार फिर अपील करना चाहेंगे, अगर आप उन 49 लोकसभा क्षेत्रों में रहते हैं, वहां के वोटर हैं, तो जरूर बाहर निकलिए जहां पर आज वोटिंग हो रही है, क्योंकि हम सबका फर्ज है, दायित्व है और जरूरी भी है कि हम भले ही गर्मी पड़ रही है, भले ही पानी की बोतल हाथ में लेना पड़े, छाता हाथ में पकड़ना पड़े, लेकिन मतदान का काम जरूर करें, बहुत आवश्यक है ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट के आते हैं।